जय श्री कृष्णा मित्रों आज मैं जो जन्म कुंडली अध्ययन लेकर के आया हूँ वो प्रज्ञा जी की जन्म कुंडली अध्ययन लेकर के आया हूँ। आप ही में से किसी एक दर्शक, जो मेरे प्रिय दर्शक है नायक जी, उनके पुत्र के लिए उन्होंने एक पुत्री देखी है, मतलब अपने पुत्र के लिए उन्होंने एक कन्या देखी है। तो वह चाहते हैं कि पंडित जी आप बताइए कि जन्म कुंडली कैसी है और मेरे पुत्र के लिए जन्म कुंडली कैसी रहेगी, जीवन पर्यंत उनके बीच में संबंध कैसा रहेगा, और आप मिलान करिए और कुंडली बताइए। तो वैसे तो मैंने उनको फ़ोन के माध्यम से बता दिया है सब कुछ, किंतु फिर भी मैं उनकी इच्छा थी कि मैं वीडियो बनाऊं जन्म कुंडली का, तो उस आधार पे मैं जन्म कुंडली का वीडियो अभी आपके समक्ष बनाने जा रहा हूं। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि ये जन्म कुंडली आपके सामने आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा ये चंद्रमा को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी जगह। चंद्रमा को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ये, ताकि आप आसानी से देख पाए। और 16 अंश 36 कलर, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था जन्म कुंडली अध्ययन, तो प्रज्ञा जी की थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। इनका जन्म, प्रज्ञा जी का जन्म हुआ है 15/6 सन 2000 को, यानी 15 जून 2000 में इनका जन्म हुआ है, रात्रि में 8:39 पर। कब हुआ है? रात्रि में 8:39 पर। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर एक स्थान है भुवनेश्वर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है मित्रों, जो ये जन्म कुंडली मुझे फ़ोन के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो मैं आपके बारे में, इनके पंचांग के बारे में सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ। इनका जो प्रज्ञा जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है गुरुवार को। कब हुआ है मित्रों? गुरुवार के दिन। अच्छी बात है, सात्विक वार है, अच्छे विचारों वाला वार है। ब्राह्मण इनका वर्ण है और देव इनका गण है, जो भी बहुत ही अच्छी अवस्था में कहूँगा। ठीक है मित्रों, इनका जन्म जो हुआ है वो इनका चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, और लग्न जो इनका लग्न है उसका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब मैंने आपको जानकारी बता दी, इन सब का अर्थ मैं आपको जन्म कुंडली के अंतर्गत बताऊंगा। जैसे जैसे विश्लेषण करूंगा मैं आपको सब इसका विश्लेषण बता दूंगा। जन्म कुंडली अध्ययन पर हम आते हैं, थोड़ा मैं जल्दी बताता हूँ ताकि आपका भी समय खर्च ना हो। मकर लग्न की इनकी जन्म कुंडली है, मकर लग्न, और राशि इनकी है वृश्चिक। मकर लग्न, वृश्चिक राशि। ठीक है मित्रों, लग्न में ही केतु विराजमान है 2 अंश 22 कला पे, और लग्न का जो मान है वो है 3 अंश 24 कला। ठीक है मित्रों, राशि है इनकी वृश्चिक, चंद्रमा जहाँ पर विराजमान है वो है 16 अंश 36 कला पर। ठीक है मित्रों, और पंचम भाव में अगर हम देखें तो इनके गुरु और शनि विराजमान है। ठीक है, गुरु और शनि विराजमान है, तो गुरु जो विराजमान है वो है 2 अंश 57 कला पर, शनि जो विराजमान है 1 अंश 4 कला पर। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, षष्ठम भाव में देखो इनके 4 ग्रह, षष्ठम भाव में इनके 4 ग्रह। ठीक है, कौन कौन से ग्रह? मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। ठीक है, ये इनके 4 ग्रह मंगल भाव में आपको देखने को मिल रहे हैं। मंगल जो कि 5 अंश 32 कला पर है, बुध जो कि 23 अंश 51 कला पर है, सूर्य जो कि मात्र 0 अंश 57 कला पर है, और शुक्र जो कि 2 अंश 6 कला पर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। सप्तम में राहु विराजमान है, और चंद्रमा जो कि 16 अंश 36 कला पर होकर के लाभ भाव में विराजमान है। ये मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बता दी। अब मैं जन्म कुंडली विश्लेषण पर आता हूँ। लग्न मकर लग्न का है, लग्न का स्वामी जाकर के बैठा है पंचम भाव में। ठीक है, बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में इसको कहूँगा। इस बच्ची के थोड़ा स्वभाव के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो इस बच्ची का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि लग्न मकर लग्न है, ध्यान से आप सुनिए। लग्न मकर है, राशि है वृश्चिक। ठीक है, मकर लग्न वृश्चिक राशि। मकर लग्न कौन सा लग्न है? तो मकर लग्न है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक,
धनु मकर, यानी भूमि तत्वी लग्न है। कौन सा लग्न है? भूमि तत्वी। और राशि है इनकी जल तत्वी। राशि कौन सी है? जल तत्वी। भूमि और जल तत्वी, ठीक है, ये इसको मैं ठीक कहूँगा, ठीक है। और लग्नेश, लग्नेश जो इनके बनते हैं वो बनते हैं शनि, और राशि जो इनके बनते हैं क्या बोलते हैं? मंगल, ठीक है मित्रों। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था इनके स्वभाव के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मकर लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं? मकर लग्न के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मतलब शांत रहना, बिल्कुल शांत रहने का मतलब बोलने की स्थिति में शांत रहने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन में क्या करना है उसके लिए थोड़ा शांत रहना, और एकाएक जीवन में ऐसा कुछ कर देना कि लोग आश्चर्य में पड़ जाए कि मैंने इससे ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कर देगा। वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, बट किंतु ये मैंने आपको स्थिति बता दी है, ठीक है। मगरमच्छ की तरह से, मगरमच्छ एकदम शांत रहता है पानी में और फिर एकदम झपटा मार देता है, उसी प्रकार से कुछ मकर लग्न वालों की स्थिति होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था मकर लग्न और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति क्या होते हैं कि मेष राशि वृश्चिक राशि दोनों मंगल से प्रभावित राशि। वृश्चिक राशि में ये होता है कि थोड़े से वृश्चिक राशि वाले थोड़े गंभीर होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, इसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं, लेकिन थोड़े गंभीर होते हैं, परिस्थिति को देखते हैं और समय आने पर अपना बदला अवश्य लेते हैं। मेष की तरह हड़बड़ाहट में कुछ भी काम नहीं करते कि वो तुरंत ही आ गया, बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं। समय का इंतजार करते हैं वृश्चिक राशि वाले, और मेहनती भी होते हैं, और थोड़ा सा ये है कि थोड़ा स्वभाव इनका क्रोधी होता है वृश्चिक वालों का, और मतलब कि किसी भी चीज को बर्दाश्त करना इनको आता है, ठीक है। ये मैंने राशि का स्वभाव बता दिया। अब मैं लग्न की बात, अब मैं नक्षत्र की बात करता हूँ। जो लग्न का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? सूर्य का। तो ये प्रभाव 100% इस बच्ची के स्वभाव में देखने को मिलेगा। सूर्य का कैसा प्रभाव है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मतलब ये हुआ कि बच्ची का स्वभाव ऐसा होगा, थोड़ा अहंकारी स्वभाव भी होगा उसका, थोड़ा सा उसकी बातों से ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत इसकी बातों में थोड़ा घमंड है, थोड़ी बोलेगी ऐसे कि ऐसा लगेगा कि इसकी बातों से कि हाँ थोड़ा इसकी बातों से घमंड झलक रहा है, थोड़ा अभिमान झलक रहा है, हर चीज़ को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करना और एकदम से अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना और हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रखना, ये सभी उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में आपको देखने को मिलेगा। इस बच्ची के स्वभाव में ये सब आपको देखने को मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र है चंद्रमा का नक्षत्र, तो अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, तो शनि का क्या काम है? शनि का यही काम है कि मतलब एक समय के बाद व्यक्ति के अंदर विरक्ति उत्पन्न कर देना। आप समझ रहे हो ना, हर चीज से विरक्ति ला देना, ये थोड़ा सा अनुराधा नक्षत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन एकाएक इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको, ये सब मिला जुला के स्वभाव मैंने आपको बच्ची का बता दिया, ठीक है। अब मैं जन्म कुंडली पाता हूँ। देखो लग्नेश पंचम में बैठे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। लग्न का स्वामी त्रिकोण में, इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। अब बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्राप्त करेगा अपने ज्ञान की बदौलत प्राप्त करेगा। मैंने आपको बताया था लग्न का स्वामी आपकी कुंडली उठा के देखिए, जहां पर भी बैठा है तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि आपके जो जन्म कुंडली में आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो उसी भाव से बनकर है। यानी लग्न का स्वामी अगर पंचम में बैठा है तो आपके जीवन का उद्देश्य पंचम भाव यानी ज्ञान को लेकर के है। आप अपने ज्ञान का उपयोग करिए और ज्ञान से ही जीवन में आपको सारे सुख, आपको पैसा, आपको गाड़ी मकान, सारी जो वस्तुएं हैं वह आपको ज्ञान से ही प्राप्त होने वाली है और होगी, ठीक है मित्रों। ये मैंने बता दिया। शनि जो कि कितने अंश पर बैठे? मात्र 1 अंश 4 कला पर। सम राशि है तो कहीं ना कहीं मृत अवस्था में बैठे हैं, तो जितना प्रभाव इनका होना चाहिए उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कम प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है मित्रों। किसकी राशि में बैठे? शुक्र की राशि में बैठे, लेकिन शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता लगा के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इसके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब शनि यहाँ पर बैठ करके क्या करेंगे? शनि यहाँ पर के बैठ करके देखो अच्छी अवस्था में है तो तीसरी दृष्टि, अपनी तीसरी मतलब ज्ञान, और ज्ञान के क्षेत्र में कमी नहीं आने देंगे। ज्ञान बच्ची को अच्छा दिलाएंगे और ज्ञान के साथ साथ बच्ची ज्ञान से अपने जीवन में सब कुछ चीज़ अर्जित करेगी, इसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं है। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके देखो, शनि पापक ग्रह है, यह अपनी दृष्टि जब डालते हैं तो अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का कार्य अवश्य करेंगे और करते हैं, ठीक है मित्रों। ये मैं आपको बता देता हूँ। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव। सप्तम भाव किसका है? पत्नी अथवा पति का भाव है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी लाने का कार्य करेंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी ज्ञान भाव पर, लाभ भाव पर, क्षमा चाहता हूँ। तो लाभ भाव पर पढ़ने से क्या है कि लाभ में रुकावटें नहीं लाएंगे, लाभ तो अनवरत देते रहेंगे, लाभ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि
लाभ होता रहेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी बट लाभ होता रहेगा, ठीक है। और सातवीं दृष्टि डालने के बाद 8, 9, 10 धन भाव पर 10वीं दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं धन भी दिलाएंगे, धन में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मतलब थोड़ा सा ये है कि धन इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ धन में भी इतनी समस्या नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी बच्चे को देखनी पड़ेगी। मैं दाम्पत्य पे थोड़ी और विशेष चर्चा करूंगा, ठीक है। अब जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये मैंने बता दिया। अब पंचम भाव में गुरु विराजमान है, ध्यान से सुनना, पंचम भाव में भी गुरु विराजमान है। गुरु कहाँ के स्वामी होकर के विराजमान है? तो गुरु, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो शनि यहाँ पर विराजमान है, ध्यान से सुनना। शनि कहाँ के? लग्न का स्वामी होकर के ज्ञान भाव में विराजमान, केंद्र और राजयोग, बहुत अच्छी स्थिति कहूंगा। और द्वितीय भाव के स्वामी होकर भी पंचम में विराजमान है। द्वितीय भाव किसका स्वामी है? द्वितीय भाव किसका भाव है? द्वितीय भाव है वाणी का भाव है, आपके वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपके पैतृक संपत्ति का भाव है, ठीक है। तो विशेष तौर से किसका भाव है? वाणी का भाव है। तो वाणी का स्वामी ज्ञान भाव में जाकर के बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति बहुभाषी होता है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है और कहीं ना कहीं बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है ऐसा व्यक्ति, मतलब बोलकर ही अपना सारा कार्य निकलता है। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि बच्ची LLB की पढ़ाई कर रही है, तो 100% मैंने कहा कि वह वकील क्या करते हैं? सिर्फ अपने ज्ञान से पैसा कमाते, बोल के पैसा कमाते हैं। वो इस बच्ची के भाषण कला का योग दे रखा है, तो ये इस बच्ची के लिए बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में कहूँगा, ठीक है मित्रों। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गुरु यहाँ पर बैठे 2 अंक 57 कला पर, कहाँ के स्वामी होकर के? व्यय के स्वामी होकर के और पुरुषार्थ के, यानी मतलब पुरुषार्थ का स्वामी होकर के व्यय भाव बैठे, मतलब द्वितीय भाव में बैठे हैं। और इसके साथ हालांकि तात्कालिक ये नैसर्गिक शत्रु है गुरु और शुक्र दोनों, लेकिन फिर भी तात्कालिक मित्रता लगा करके बैठे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत, यानी अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम की बदौलत और पराक्रम का उपयोग करते हुए, अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए व्यक्ति जीवन में सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है मित्रों। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? लाभ भाव पर। लाभ में गुरु कोई कमी नहीं आने देंगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। लाभ अनवरत इस बच्ची के होता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। भाग्य का साथ भी बच्ची को अवश्य मिलेगा, ठीक है मित्रों। 5, 7, 8, 9 और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। लग्न पर आपके इस बच्ची की दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो मान के चलिए समझदारी में इस बच्ची का जो स्तर होगा वो अत्यंत उच्च स्तर का होगा और बहुत ही उच्च, मतलब अगर ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञान दे तो मेरे हिसाब से तो वो, जब बच्ची को कोई ज्ञान दे रहा होगा तो बच्ची उसको मन ही मन में बेवकूफ़ी समझेगी कि कोई मुझे ज्ञान दे रहा है। मतलब इसके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान, इतनी समझ ऑलरेडी है, बहुत हद तक जितनी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो सब इसके अंदर है, ठीक है मित्रों। अब जैसा कि मैं आपको तुरंत ही बताया था फटाफट, अब एक एक ग्रह के बारे में तो मैं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं जो मूल विषय है सप्तम भाव पर आता हूँ। देखो सप्तम भाव कुंडली मुझे क्यों भेजी है? दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए, उसके लिए तो मैं मूल उस पर आता हूँ। मैंने बता दिया बच्चे का प्रोफेशन वकील है, सब बता दिया। अब मैं दाम्पत्य भाव पर देखो एक चीज़ और बता दूँ, इस बच्चे को मैं कह दूँ मंगल 6ठे भाव में बैठा है, ये सदैव बच्चे ऋण में रहेगी। ऋण का अर्थ ये हुआ क्रेडिट कार्ड का ऋण भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऋण भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्जे में चली जाएगी, डूब जाएगी, ऐसा नहीं। मैं सामान्य स्थिति आपको बता रहा हूँ। ये बच्ची जिसको भी पैसा देगी उसका पैसा 100% डूबेगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जीवन में कभी किसी को ऋण ना दे, अगर अपना ऋण दे दिया आपने तो आपने आपका भाग्य दे दिया, ये आप मान के चलिए। जिसको ऋण दोगे, जैसे जैसे आप ऋण दोगे वैसे वैसे बर्बाद होते जाओगे। ऋण आपको मिल रहा है तो ले लो, लेकिन ऋण यानी ऋण का अर्थ हुआ कि 10 रुपये भी किसी को उधार नहीं देना है। पैसा 50,000 हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपए, जिसको दोगे वो आपका पैसा 100% डूबेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शत्रु अंता योग है, सूर्य यहाँ पर बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं। शत्रु आएंगे और शत्रु अपने आप ही चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है मित्रों। मैं मूल विषय आपके दाम्पत्य पर आता हूँ। तो दाम्पत्य को आप देखिए कि दाम्पत्य, किसी दाम्पत्य भाव अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है? भाव, भावपति, भाव कारक। सबसे पहले भाव को देखेंगे हम। भाव में राहु विराजमान है तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है। भावपति, भावपति कौन बनते हैं? चंद्रमा, जो कि जाकर के विराजमान है कहाँ पर? लाभ भाव में। और चंद्रमा पर भावपति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये एक दूसरा माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है। भावपति भी पीड़ित हो गए, भाव भी पीड़ित हो गए। क्यों? क्योंकि भाव में राहु विराजमान है और भाव पर केतु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो भाव पीड़ित हो गया, भावपति पीड़ित हो गया। और भाव कारक जो कि स्त्री है, तो स्त्री के लिए गुरु को देखा जाता है, पति के लिए, लेकिन फिर भी शुक्र को भी देखा जाता है। तो शुक्र और गुरु की दोनों की चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो कि 6ठे भाव में जाकर के विराजमान हो गए,
और दोनों तरफ से पाप मध्य यानी भाव, भावपति, भाव कारक, तीनों के तीनों इस बच्ची के पीड़ित है। अब और सुनिए ध्यान से, पति के लिए गुरु को देखा जाता है तो गुरु अच्छी अवस्था में बैठा है, ये एक इस बच्ची का प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि भावपति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मैं मान रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि शनि की दृष्टि पड़ने से बच्ची के जीवन में तनाव अत्यधिक होगा। बच्ची की जब भी शनि की 7.5 या ढैया आएगी या शनि पंचमस्त होंगे तो बच्ची तनाव में चली जाएगी, छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने वाली होगी और चिंता में रहने वाली होगी, और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है भावपति पर, यानी भावपति पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यह एकमात्र यह प्लस पॉइंट है जो इस बच्ची के दाम्पत्य को बचाने का कार्य करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस बच्ची की समझदारी जो इस बच्ची के अंदर है, मैच्योरिटी जो इस बच्ची के अंदर है, वो बहुत ही उच्च स्तर की है, तो वह दाम्पत्य जीवन को एकाएक बिगड़ने नहीं देगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रज्ञा जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, प्रज्ञा जी आपके माता पिता अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस बच्ची के दाम्पत्य जीवन में परेशानी 100% रहेगी। आप किसी से भी इसका विवाह कर लीजिए, इस बच्ची के दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, दाम्पत्य जीवन टूट जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इस बच्ची के अंदर मैच्योरिटी बहुत अधिक है, समझदारी बहुत अधिक है। गुरु दाम्पत्य जीवन को आपके बचा लेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मतभेद अवश्य रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि मकर लग्न, कर्क लग्न, ये ऐसे लग्न है जिनको दाम्पत्य जीवन का सुख ज़्यादा नहीं मिलता है। चाहे आप इसको अपना प्रारब्ध कह लीजिए इस बच्ची का, कि इसके पिछले जन्म का प्रारब्ध ही ऐसा है, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पति को दोष दे तो मैं बता दूं कि पति कर्क लग्न के हैं, तो पति का कहीं ना कहीं बहुत ही ठंडा स्वभाव होगा, बहुत ही नर्म स्वभाव होगा, बढ़िया स्वभाव होगा, अच्छा स्वभाव होगा। कहीं ना कहीं ये प्रज्ञा जी की तरफ से ही कुछ बात होगी, और पति की तरफ से भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मैं बता रहा हूँ। एक मुख्य बात मैं बता देता हूँ कि इस बच्ची के स्वभाव के बारे में मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, एक मुख्य बात मैं बता देता हूँ। चाहे आप प्रज्ञा जी सुन रहे हो तो आप खुद इस बात को, मेरी बात को देखिए, सुनिए और बताइए। केतु आपके लग्न में बैठा है, आप जीवन पर्यंत आपका दिमाग भ्रम की स्थिति में रहेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, हमेशा असमंज की स्थिति में आप रहोगे, क्योंकि केतु लग्न में बैठ करके व्यक्ति को भ्रम स्थिति में डाल देता है। और राहु की दृष्टि पड़ रही है, कभी कभी आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। मतलब पहले सूर्य के नक्षत्र में हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सेल स्वभाव होगा, ऊपर से थोड़ा कभी स्थिति डाउन हो जाएगी तो आपका चिड़चिड़ा स्वभाव भी होगा। लेकिन जो ये गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि और गुरु की लग्न पर दृष्टि है, ये सब आपकी स्थिति को संभाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है। उपाय क्या है? किसी से भी प्रज्ञा जी की जन्म कुंडली विवाह कराओ तो जन्म कुंडली आपको मिलान करा करके, अच्छे से गुण मिला करके, कोई दोष तो नहीं है, तत्पश्चात ही प्रज्ञा जी आपको विवाह करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्तिगत एक सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, उपाय के तौर पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो उपाय आपके, एक चीज़ और मैं बता दूँ, केमद्रुम दुर्योग से आप पीड़ित है, चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, तो आय आपकी एक जैसी नहीं बनी रहेगी, ऐसी रहेगी, कभी आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, कभी थोड़ा कम कमाएंगे। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, तो चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होकर के कहीं ना कहीं, चंद्रमा विराजमान है, केंद्रुम से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बहुत उच्च स्तर का आपका कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग पर जाकर के दुग्ध अर्पित करना है, और हो सके तो आप पूर्णिमा का व्रत करिए। पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सके तो वैसे पूर्णिमा का व्रत तो आपको करना चाहिए, माह में एक दिन ही आता है। दूसरा, हो सके तो एक काम करना है, एक चांदी का छल्ला लीजिए और अपने बाएं हाथ की उंगली में, दाएं में या बाएं में आप पेन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभिमंत्रित करके उस चांदी के छल्ले को, मतलब चांदी की एक छोटा सा रिंग टाइप आती है, उसको लेके अभिमंत्रित करके भगवान शिवलिंग के सामने, और मैं बता दूंगा अभिमंत्रित की विधि, ऐसे कर कुरा के और उसको फिर आप धारण कर लीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा थोड़ा शांत होगा। और पूर्णिमा का व्रत अवश्य करिए, सायंकाल में दूध से अर्घ पूर्णिमा को अवश्य दीजिए। ठीक है, और मैं आपको और क्या बता रहा था, दूध से अर्घ अवश्य दीजिए चंद्रमा को। और जो मैं उपाय बता रहा था आपको कि हाँ, एक चीज भाग्य के बारे में पूछा था, भाग्य के बारे में आपको तुरंत बताया था। देखो, भाग्य का स्वामी छठे भाव में जाकर के बैठा है, ये कहना चाहता है कि जीवन में रिस्क लेते रहिए तो भाग्य आपका साथ देगा, अन्यथा आपका भाग्य साथ नहीं देगा। किसी को उधार पैसे दे दिए, भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। ठीक है मित्रों, और मैं आपको थोड़ी चीज क्या बताना चाह रहा था, और मैं आपको बताता हूँ कि
इस बच्चे के बारे में भाग्य वाग्य मैंने सब बता दिया, कर्म बता दिया। कर्म का स्वामी भी जाकर के सिस्टम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी तो देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ चलता रहेगा काम आपका। थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, थोड़ा चलता रहेगा, इस प्रकार से होगा। और वाणी का मैंने आपको बता ही दिया है। उपाय के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको तो उपाय इस प्रकार से रहेगा कि आप एक काम करिए कि गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन गणेश जी के आप सामान्य दर्शन भी कर ले, हो सके तो दुर्वा अर्पित करें गणेश जी को, नहीं तो उनके दर्शन मात्र भी कर लीजिए, तो उससे भी आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। और ऐसे किसी मंदिर में जाइए जहाँ पे देवी माँ की मूर्ति हो, तो देवी माँ के भी आप केवल दर्शन कर लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़े साफ सुथरे रहिए, थोड़े से एकदम नीट एंड क्लीन रहिए और बढ़िया रहिए, तो उससे भी आपका शुक्र बलवान होगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा परफ्यूम लगा के रहिए, हो सके तो लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, नीट एंड क्लीन साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे और बढ़िया कपड़े पहनिए, तो उससे भी आपका शुक्र बलवान होगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मैंने बता दिया, देवी माँ के दर्शन करना है, गणेश जी को जाकर अर्पित करना है, हनुमान जी को भी कभी कभी आप नमन कर लीजिए। मैं आपको ज़्यादा उपाय नहीं बता रहा हूँ, नमन कर लीजिए, उससे आपका लग्न बलवान होगा। 3 अंश 24 कला का है, थोड़ा बलवान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ शिव जी को ये अर्पित जरूर करिए, नहीं तो आप मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे और मानसिक तनाव बढ़ जाएगा समय के साथ। तो ये चीज़ आप शिव जी को आप पकड़े रहिए और उनकी सेवा करते रहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने मोटा मोटा जन्म कुंडली का विश्लेषण बता दिया है प्रज्ञा जी का। और भी अगर कुछ पूछना चाहे तो आप मुझे मैसेज मत करिए, व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करिए, वीडियो के अंत में कमेंट करिए, तो उससे दूसरे भी कोई और देख सके और सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।